कक्षा 8 विषय विज्ञान लेसन 14वां है कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। तो विद्युत धारा के कौन कौन से रासायनिक प्रभाव है इसके बारे में अपने इस चैप्टर में देख रही हैं। तो देखो कि पहचानो मेरा मोल, मैं हूँ आप सबके लिए अनमोल, मेरे बिना न कोई साधन, आपको मेरी ज़रूरत है घर घर आंगन। कि पहचानो मेरा मोल कि बिजली अपने लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना अपना जीवन आज की टाइम में कि बिजली अपने लिए आजकल बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो का उद्देश्य क्या है कि विद्युत के अवयवों, उनके प्रतीक और विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में अपने जानना है। तो विद्युत धारा के 3 प्रकार के प्रभाव होते हैं, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव। तो ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत तो जैसे विद्युत प्रेस अपनी ऊष्मा छोड़ती है, गर्म होती है, जिससे कपड़े क्या होते हैं, प्रेस होते हैं। उसी तरह हीटर से जैसे अपने को गर्मी महसूस होती है, तो वो भी किसके अंतर्गत आता है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के अंतर्गत आता है। तो देखो कुछ विद्यार्थी बैठे सोच रहे हैं कि आजकल बिजली पर आधारित बहुत सारे उपकरण आ गए हैं, बहुत सारे उपकरण की कपड़े धोने की मशीन तक आ गई है, रोटी बनाने की, बर्तन साफ करने की बहुत सारी मशीनें आ गई है। ये सब किस पर कार्यरत करती है, बिजली पर, और बिजली के बिना अपना जीवन संभव नहीं है। यदि बिजली नहीं होगी तो इसमें से कोई भी मशीन कार्य नहीं करेगी। तो इसके लिए वे सोच रहे हैं कि यदि लाइट चली जाए तो फिर अपनी ऊष्मा का समाधान कैसे होगा, वो बिजली का समाधान कैसे होगा। काश कुछ ऐसा हो कि अपने सूर्य की ऊष्मा को इकट्ठा करके रख सकें, जिससे अपने उसका यूज़ कर सकें। तो सूर्य की ऊर्जा को भी आजकल से इकट्ठा करके रखा जा सकता है। वो किसके अंतर्गत आता है, सौर ऊर्जा के अंतर्गत आता है। जो सौर ऊर्जा है वो सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। वैसे तो सौर ऊर्जा का विविध प्रकार से उपयोग किया जाता है, किंतु सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। सौर ऊर्जा के रूप में किसको जाना जाता है, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत की। तो सौर ऊर्जा के रूप में किसे जाना जाता है कि सूर्य से सीधे ही विद्युत ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ही क्या है, सौर ऊर्जा है। तो आपने उसके तापीय प्रभाव के बारे में मैंने आपको बता दिया है, और इसका चुंबकीय जो प्रभाव है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तापीय प्रभाव के अंदर आप किसी बल्ब से भी समझ सकते हो कि बल्ब ज़्यादा टाइम तक चलता है, उसके बाद अपने उसको हाथ लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। ये विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है, तापीय प्रभाव है। कोई भी बल्ब, एलईडी, अपना फ़ोन अपनी ज़्यादा यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम के बाद अपना फ़ोन भी कैसा होता है, गर्म होता है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के अंतर्गत आते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, धारा को किस से लिखते हैं, आई से, प्रतिरोध को आर से और वोल्टेज को बी से। तो उसमें कितना समय लगा इसको ज्ञात करने के लिए इन तीनों के मानों का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर में होता है। वोल्टेज का जो प्रतिरोध का मात्रक ओम में होता है, और समय का मात्रक सेकंड में होता है। तो एम्पियर जो धारा है अलग अलग परिपथों में अलग अलग होती है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, कितनी भी एम्पियर ऐसे होती है। तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो अपने पढ़ना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव से पहले अपने चुंबक के बारे में पढ़ा था कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक एन ध्रुव होता है और एक एस ध्रुव होता है। तो जो चुंबकीय किरणें हैं वो एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर बहती है, और ये जो किरणें होती हैं चुंबकीय, ये एक दूसरे को कभी भी नहीं काटती, और ये नहीं काटती, और एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर बहती है। और इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और इसी क्षेत्र के अंदर यदि विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ये किरणें हैं, इन्हीं को कहते हैं। एक बात और देखो कि ध्रुवों पर जो किरणें हैं वो क्या हैं, पास पास होती है, और यहाँ पर जो किरणें हैं वो क्या हैं, दूर दूर होती है। तो इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुवों पर जो आकर्षण या प्रतिकर्षण की क्षमता है वो क्या होती है, अधिक होती है, और बीच वाली जगह पर अधिक नहीं होती।
और ये जो चुंबकीय किरणें हैं ये एन सिरे से एस सिरे की ओर बहती है। इसके बहने का क्रम क्या है? एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर इनका बहना। इसके बाद है कि किसी जल में से कोई इलेक्ट्रोड लगाकर बैटरी लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो जल का सूत्र क्या होता है? H2O। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो ये किस में टूट जाता है? H2 प्लस O2। इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए तो जो अलग अलग अणु हैं वो इसके अंदर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो इसके आगे का जो पार्ट है वो है आपका विद्युत लेपन। विद्युत लेपन के अंतर्गत क्या आता है कि किसी भी धातु पर अवांछित अन्य धातु की परत उसके ऊपर चढ़ाना ही क्या कहलाता है? विद्युत का लेपन। कि किसी धातु पर अवांछित अन्य धातु की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत का लेपन कहलाता है। जैसे सोने की पालिश अन्य जैसे धातुओं पर तांबा चांदी या लोहे के ऊपर सोने की पालिश चढ़ाकर जैसे गहने बेचे जाते हैं तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? विद्युत के लेपन के अंतर्गत ही आता है। कि किसी भी धातु पर अवांछित अन्य धातु की परत का चढ़ाना क्या कहलाता है? विद्युत का लेपन कहलाता है। तो इसी तरह साइकिल के इन चक्कों पर, टूंटी पर, अन्य हथों पर, मतलब बहुत सारी चीज़ें अपने दैनिक जीवन में, चाबी ताला, उनके ऊपर अन्य धातुओं की परत चढ़ाई जाती है, विद्युत का लेपन कराया जाता है चमक बनाने के लिए। तो वो चीज़ें क्या है? विद्युत का लेपन है। तो विद्युत का लेपन करने के लिए देखो इसने एक प्रयोग किया है कि आप एक बैटरी लो, कॉपर सल्फेट लो, चाबी लो और एक कॉपर सल्फेट, एक तो आप बुरा लो, एक उसकी कॉपर की परत लो। तो इसके लिए क्या करते हैं? तो देखो प्रयोग करते हैं कि कॉपर की परत को एक इलेक्ट्रोड से लगा, कॉपर की परत को प्लस इलेक्ट्रोड से लगा दिया और चाबी को माइनस इलेक्ट्रोड से लगा दिया। अब इसमें क्या करते हैं? विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, इस सर्किल को पूरा करते हैं। तो क्या होता है कि ये जो कॉपर है, विलयन के अंदर जो कॉपर है वो क्या होता है? इस चाबी के ऊपर उसकी परत जम जाती है। लेकिन विलयन से यदि कॉपर निकल जाएगा तो उसमें जो कॉपर के अणुओं का संतुलन होगा वो बिगड़ जाएगा। उस संतुलन को पूरा किससे करते हैं? इस परत से करते हैं। इस परत के उतने ही अणु टूटकर इस विलयन, जलीय विलयन के अंदर मिल जाते हैं तो उसका संतुलन बना रहता है। ये वाली परत छोटी होती जाती है और चाबी के ऊपर एक कॉपर की अच्छी परत, चमकदार परत जम जाती है। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत का लेपन कहलाती है। कि बस इसका जो संतुलन है ना जलीय विलयन का, वो नहीं बिगड़ता। ये कॉपर के अणु इस पर चिपकते हैं, उतने ही इस परत से कॉपर के अणु इस जलीय विलयन के अंदर मिल जाते हैं। तो यही क्रिया क्या कहलाती है? विद्युत का लेपन कहलाती है। विद्युत का लेपन फिर से समझो क्या है कि किसी भी धातु पर अन्य धातु की अवांछित परत उसके ऊपर चढ़ाने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? विद्युत का लेपन कहते हैं। इसके बाद हैं चालक अचालक। तो जो ये अम्ल क्षार लवण है ये विद्युत के चालक होते हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे चालक होते हैं, कुछ नहीं होते। तो इन्हीं को लेकर उसने प्रयोग किया। तो देखो उसने पहले नींबू के जूस को, नींबू का मतलब जलीय विलयन लेकर उसमें से धारा प्रवाहित करके किसी एलईडी को जलाकर देखा कि वह जलती है या नहीं जलती। तो वह क्या हो जाती है? जल जाती है। इसी तरह उसने सीधे पानी को लेकर देखा तो वो जलती है या नहीं जलती। फिर पानी के अंदर उसने नमक मिलाकर फिर उस प्रयोग को किया, फिर पानी के अंदर चीनी मिलाकर फिर इस प्रयोग को दोहराया। तो उसने अलग अलग चीज़ों के लिए इस प्रयोग को दर्शाया। तो वो इस नतीजे पर पहुंचा कि जो अम्ल है ये क्या है? विद्युत के चालक हैं। अम्ल क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। लेकिन शुद्ध जल है जो प्योर डिस्टिल्ड वाटर है, यह विद्युत का चालक नहीं होता, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन नमक का जो जलीय विलयन है उसमें से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। उसमें से एलईडी है वो क्या हो जल जाती है और इसी तरह चीनी वाले पानी से भी वो जल जाती है। तो वो क्या हुआ? इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जो कुछ अम्ल हैं वो तो बहुत अच्छे चालक हैं, कुछ बहुत ही कमज़ोर चालक हैं। लेकिन ओवरऑल जो अम्ल क्षार लवण तीनों चीज़ें हैं ये क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव के अंदर आपका विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत का लेपन, चालक अचालक कुचालक, इन चीज़ों के बारे में आपने पढ़ा। तो आपका ये पाठ पूरा हुआ। धन्यवाद।